जी वालेकुम सलाम, कैसे जी हैं? ठीक है। फरमाइए। ये मैंने क्वेश्चन किया है साल साल के आसमा टीवी को भी सबको बहुत बहुत मुबारक है। जिस तरह आपने एक वन पर्सन वन आर्मी ने मसला फ़लस्तीन को उजागर किया, उसकी स्पेशली साहल साहब ने वर्ल्ड व्यू हमारा क्लियर किया, उसके लिए हम बहुत इनको मुबारकबाद देते हैं। और आपकी सारी टीम को कि जितनी जमातें इस्लामिक तहरीकें वो काम नहीं कर सकी जो एक अकेले पर्सन ने किया। सवाल। और इस तरह इनको कहे कंटिन्यू रखें हम इनके। हालांकि मैं गांव से तलक रखता हूँ, बचपन से ही ठीक है, बहुत बहुत पला शुक्रिया बड़ा। आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत शुक्रिया। अभी ईद की बात हो रही थी ना साहिल साहब, आपने कहा कि ईद नहीं है, तो चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी साहब ने भी कहा कि हमारी ईद तो उस दिन होगी जिस दिन फ़लस्तीन आज़ाद होगा। मैं किसी इंसान को भी रोज़े में पर्सनली एड्रेस नहीं कर सकता। किस दिन मेरे सामने आएंगे ये भाई साहब, पर्सनली उनको बताऊंगा कि ईद असल में किस दिन होगी इंशाल्लाह। मगर ये वाली बात दुरुस्त की है उन्होंने, चाहे वो जिस मर्जी एंगल से कर रहे हो, इमरान ये वाली साहब बात और दुरुस्त साहिल की। साहब, मैं सॉरी टू आपको क्यों कह रहा हूँ डिस्कनेक्ट, इनके एक बारे में, कॉलर है सऊदी बहुत अरब देर में से के हॉल्ट पे, इनको पहले ले लेते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी मैं तैयब फरमाइए। लाहौर से बात कर रहा हूँ। तैयब लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी सूरज का मगरिब की से निकलना है, तो क्या वाकई सूरज मगरिब से निकलता है, निकलेगा उस वक्त? इसकी साइंसी लॉजिक जो बता दें। साहिल साहब से ये सवाल है। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी साहिल साहब। मुसलमानों के पास ये बहुत बड़ा टूल था। मैं पहले अपनी ये पिछली कमेंट को जरा थोड़ी तफसील बता दूं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल फलस्तीन का बोल रहा है खाली, वो अवाम की अताब में आना चाहिए। अवाम की अताब में आना चाहिए कि सर आप गवर्नमेंट में होने के बाद सिर्फ बयानबाजी के पे कैसे आ सकते हैं? आपको वो तो आम खोखे पे बैठा हुआ पाकिस्तानी सिटीजन ऐसी बातें करता अच्छा लगता है। व्हाट द हेल आर यू गाइस डूइंग इफ यू वीव गिवन यू द पावर? दैट्स व्हाट आई मेंट। वो जो कॉलर हेलो। हैं जिन्होंने क़यामत की कोई, आप सब अगर आप क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें जो अभी सूरज मगरिब रिसेंटली से कॉलर। निकलना है जी। जी मुझे पता है सर, उनका सवाल मैंने सुन लिया। उसके बुशरा, हवाले से बताइए। बुशरा मैं आपको बताता हूं। मैं ना असल में ना एक ख़ास अल्फाज का चुनाव करते हुए, ख़ास इमोशन का इस्तेमाल करते हुए बाय डिज़ाइन सुनने वालों को एक ख़ास जगह पे लेके जा रहा होता हूँ। आप सेंसिटिविटी समझें। उस जगह पे पहुंचने से फौरन पहले तक अगर आपने कहा ना सर ठीक हो गया और कॉल ले लें, तो इसका मतलब है मैं आपको ही नहीं लेके जा सका तो मैं किसी और को कहाँ लेके जाऊंगा? आप ही नहीं मेरे साथ तो फिर मैं अवाम को कैसे लेके जाऊँ आगे? मैं इस वक्त इतने सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। और सोचें तो सही, आपका कॉलर्स मुझे बहुत मेरी वेट अपनी कर रहे हैं टीम का साहिल साहब, साथ चाहिए अंडरस्टैंड किया बिशरा। करें। आपके टॉपिक्स और बहुत पुत्र इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन मेरे साथ कॉलर्स जो मेरी हैं वो बात सुनो ना क्या? लगातार होल्ड पर हैं, और उसकी वजह से जो ये है कि हमें फिर कॉल्स लेनी पड़ती है। बहुत प्रेशर है, आप अंडरस्टैंड करें, इतने कॉलर्स हैं। और आज तो 28 ऑफ रमज़ान है और कल हो सकता है कि आखिरी रोज़ा आखिरी। हो। चांद अगर नज़र आ गया कल शाम तो कल का रोज़ा आखिरी होगा। तो ये देखिए अब कॉलर्स जो हैं वो लाइन पर है, बल्कि एक और कॉलर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कितने कॉलर्स हैं बुशरा? लेट्स डू द मैथ। पुत्र बात सुनो, पाकिस्तान की लड़की को मैं प्रॉब्लम जी जी सॉल्विंग सिखाता हूँ। फरमाइए। कितने कॉलर्स होंगे? 10, 50, 100? सुन ना बेटा, 300। कितने कॉलर्स होंगे? आपके फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह साहिल साहब, आप सोच भी नहीं सकते कितने कॉलर्स होल्ड पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, करोड़ तो नहीं होंगे ना? आपके 25 करोड़ जी जी आवाम अस्सलाम जो इस वक्त वालेकुम। सुन रही है ना, वो असल में तो वो है ना। सा- अच्छा साहिल साहब, साहिल साहब ये एक आध कॉल और ले लेते हैं, वापस आ जाएंगे हम अपने दोबारा मौजू के ऊपर। एक जी कॉल और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल और भी सामने से आया है, उसको मैं भी भी एक शामिल। कॉल लेता हूँ, ले लें कॉल। जी कॉल ले लेते हैं। जी जी, मैं भी एक कॉल ले लेता हूँ। जी जी ज़रूर। पहले वाले जी कॉलर ने जो एक क्वेश्चन किया था क़यामत की निशानियों के बारे में कि सूरज मगरिब से हाँ निकलेगा, उसके हवाले से ज़रा बयान कीजिए। जी जी, कर रहे हैं कर रहे हैं। सा, जी साहिल साहब, आप ये पीछे। जी, कहाँ पे थे? क़यामत के साथ जो मगरिब जी से सूरज निकलने वाला जो सूरज है ना, मगरिब ये से एक निकलेगा। ऐसा ऐसी चाबी है जो अगर हम एज अ नेशन, एज अ थिंकिंग नेशन हमें पता पता चल जाता है ना कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे अकीदे में डालने चाहिए हमें। और इसको, इसकी टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करना चाहिए, इसकी प्रोसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें मैथमेटिक्स और
इसकी साइंस समझनी चाहिए कि कैसे होता है, तो हम बहुत एडवांस कौम होते, हमने बहुत कैजुअल हुए, इतने बड़े बड़े वाकयात हमें अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हुए हैं, और हमने को लिए बस ठीक है कोई हवा से कोई बात हो रही है, कोई जादू होगा, कोई अल्लाह का हुक्म आएगा और फरिश्ते आगे खुद ही करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। हालांकि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत निभाई जा रहे हैं, और दुनिया में जो मामला हो रहा है हमें समझा रहे हैं। हर किस्म के साइंसदान उस पर जुट गए हैं और अपना आईक्यू बढ़ा के हम पे ऊपर राज कर रहे हैं, हम पे काबिज हो गए हैं। हम मुसलमान के बस नहीं, हमें नजर ना आ जाए, हम हर चीज गैर में डाल दें। सूरज मगरिब से निकलने एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसको रिवर्स इंजीनियर करना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। ओके, सो इसकी साइंस के लिए तो नहीं मैं अभी आपको 1 घंटे में, आप मेरी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने काफी हद तक साइंस खोल के बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से देखना है आपने इन मामलात को। और ये एक अकेला मामला नहीं, मगर ये बहुत बड़ा मामला है। सूरज के मशरिक मगरिब से निकलने के पीछे 2 सिनेरियोज बिल्ड होते हैं, पूरा का पूरा यूनिवर्सल बैलेंस चेंज हो सकता है इस पे, समझें। उसके फौरन बाद जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा, उस दिन फजर की नमाज के बाद लोग आपस में क्या रवैया तबसरा कर रहे होंगे, हदीस में लिखा हुआ है सारा। हम उसको सीरियस लेते ही नहीं इन मामलात को। वी डोंट इवन लुक एट देम विद दैट सेम लेंस जो कि नबी सल्लल्लाहु ने सहाबा को पहनाई थी कि भाई इस तरह देखो। हमने पता नहीं क्या तस्वीरें बनाई हुई सूरज मगरिब से निकलने की। यू थिंक इट्स अ स्मॉल मैटर है कि सूरज मगरिब से निकल रहा हो? आप किसी फिजिक्स के साइंसदान से पूछें, वो आपको बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर ये ऐसे ही करना है तो इसके पीछे कौन से सिनेरियोज बिल्ड करने पड़ेंगे। और ये खाली फिजिक्स का साइंसदान है, इसकी मैंने बात की है। अभी मैं बाकी के सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें 3-4 और सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है मुसलमान लोग कितनी ताकत दी थी दिमाग बढ़ाने के लिए अल्लाह ने। बट यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो इसको जादू टोने से बाहर निकालें, इसको सुपरस्टिशन से बाहर निकालें, देवमालाइयत से बाहर निकालें, और असल में इसकी प्रोसेसिंग करें, तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे मामलात सॉल्व करने होंगे जब ये वक्त आएगा, या उससे पहले पहले के तमाम तर मामलात को इंजीनियर कैसे करना है हमने। अच्छा, इधर शम्स कुव्विरत वइदन नजूमुन कदरत वइदल जिबालु सुय्यरत, ये समझाने की जरूरत है। और देखें कुव्विरत का लफ्ज आप तर्जुमे में देखना कुव्विरत को, तब आपको पता चलेगा। हमें पहले से पता था कि सन की ट्रेजेक्टरी असल में ये ब्लैक होल बनना है या किसी ब्लैक होल में जाना है, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बता दिया है शम्स कुव्विरत में। हमें यहां तक पता, मतलब सोचें अब साइंस को पता है कि 2 तरह के सितारे होते हैं, एक खुद बन जाता है ब्लैक होल और एक ब्लैक होल में जाके अब्सॉर्ब हो जाता है। इधर ये अल्लाह ने बताया जो आपने पढ़ी आयतें, मगर नहीं, मुसलमानों ने सोचना ही नहीं इस बारे में। तो इसका मतलब तो ये है कि साहिल साहब, जैसे चूंकि ये कुरान की आयत है, एक सूरह है पूरी की पूरी, इसमें सारी चीज़ें तफसील से बयान की गई हैं, जबकि सितारों के जड़ने की बात है, ठीक है, जब पहाड़ों के चलाए जाने की बात है, ठीक है, तो ये तो फिर सारी की सारी पूरी की पूरी साइंस है ना यहाँ पर। जी सर, और इस वक्त करंट साइंस है, इसको सिखाने वाली साइंस के असूल है हमारे पास। हम लेकिन ताबे होने के बाद इतने शौकीन है कि बस कुछ करना ना पड़ जाए, क्योंकि इत्तबा में मेहनत कम लगती है ना, आपको पता ना, ताबे करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, वो कर लिया मुसलमान। इसके रास्ते में रुकावट क्या है? करते हैं इमरान साहब। हाँ, कर लें जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं महविश बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि तलाक के बाद जो हलाला का एक कंसेप्ट है, क्या ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं, और अगर जायज़ है तो क्या कंडीशंस होती हैं इसकी? बहुत शुक्रिया आपका। जी साहिल साहब, तलाक के बाद हलाला का कॉन्सेप्ट किन कंडीशंस में जायज़ है या है भी या नहीं? देखें, एक आदमी से तलाक हो गई है औरत को, अब उस आदमी से आप अगली शादी जो आपकी उस औरत एज अ वुमन आपकी जो अगली शादी होनी है, ओके, वो उसके लिए कोई और आदमी, जिसकी जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपकी किसी और आदमी से शादी होती है 99% ऑफ द टाइम, बिकॉज आप दोबारा से उस बंदे से शादी करनी होती है, तो उसे तलाक क्यों लेते? तो जब आप दूसरी शादी कर चुके होते हैं किसी और आदमी से, उससे भी तलाक हो जाए, तब आप अपने पहले शौहर से शादी कर सकते हैं। इस चीज को जबरदस्ती कराया जाए, इसको हलाला कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये गुनाह हमने खुद शुरू किया हुआ है, ठीक है। नियतन, जब भी मैं नियतन की बात नहीं है बेटा, बात सुने गौर से।
जो चीज अल्लाह ताला ने नेचुरल कोर्स में, मैं आप ज्यादा रॉकेट साइंस बनाऊंगा तो आप लोगों को ने समझना पता नहीं क्या चीज है, कॉम्प्लिकेशन है। एक लड़की की एक आदमी से तलाक हुई है और उसकी अब अगली भी तो शादी करनी है उसने कहीं से, और अगर किसी और आदमी से उसने शादी कर ली तो वापस उस सेकंड शादी की तलाक के, नेचुरल तलाक के बाद, उसके बाद अब ये ऑप्शन होती है कि मैं अपने पहले शोहर से भी शादी कर सकती हूं, इवन दो 90% ऑफ द टाइम वो नहीं करती क्योंकि उसे तलाक ही वो लेती। मगर हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में पिछली नस्लों ने, और ये फिर बात आएगी ना मौलवियों पे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक गेम बना दी थी कि चूंकि ये कंडीशन जरूरी है कि औरत किसी और आदमी से शादी करेगी अपने पिछले शोहर के बाद, अगले शोहर से, और फिर वापस क्वालिफाई कर सकती है अपना पहला शोहर। तो अपने पहले शोहर वालों ने मौलवी साहब को किसी तरीके से कन्विंस किया, पता नहीं कैसे ये कहानी शुरू हुई होगी, सोचें कि एक फेक शादी कराई जाए और फिर उसके बाद वापस मैं क्वालिफाई कर लूंगा, जो भी वसाइल होंगे इनके, प्रॉपर्टी के, बच्चे पैदा हो गए होंगे या फिर प्यार मोहब्बत हो गया होगा, आई डोंट नो क्या वजह हो सकती है। अब अमूमी औरत से जब भी कहो ना कि भाई अपने पहले शोहर से दोबारा शादी नहीं हो सकती, तो आगे से कहती है मगर हलाला तो हराम है वो हमें भी पता है हलाला हराम है, मगर हलाला के बगैर भी पहले शोहर से शादी करना हराम है ना। तो इसलिए ये बहुत ही एक छोटी सी खिचड़ी बनाई है पाकिस्तान के ये मौलवियों ने। इसलिए बहुत सिंपल सी बात है, आपने पहले एक आदमी से तलाक ले लिया है तो शाबाश, आप उसको अल्लाह हाफिज करें, किसी और आदमी से शादी करें, बस पहले आदमी का ना सोचें दोबारा। और अगर तो आपकी दूसरी तलाक हो गई है, जो भी 10 साल 50 साल 10 साल 6 महीने जो भी, तब कहीं जाके आप देख सकते हैं कि अच्छा अब मैं पिछले पहले शोहर से शादी कर सकती हूँ कि नहीं। दूसरे वाले शोहर से तो फिर शादी नहीं कर सकती आप, क्योंकि उससे तो अभी तलाक हुई है। मगर हमने क्या किया है, हमने ऐसा कोई 2 नंबर तरीके से हलाला कराने के एक नया लफ्ज निकाला है कि जी क्योंकि हलाल से निकलता है हलाला, कि जो पहला शोहर हलाल तब होगा जब दूसरे शोहर से शादी होगी। तो वो एक पूरी एक गिरा लगा दी हुई है और हर इंसान कंफ्यूज्ड है और ऐसी कोई बेबरकती फैलाई हुई है। सो जब भी मैं ना अभी कुछ केसेस डील कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, तो उधर क्या क्या फतवे चलते हैं, उधर क्या क्या लॉज हैं उन ममालिक के, तो उनको पाकिस्तानियों से मेरी बातचीत होती है। तो जब भी ये वाला केस मेरे सामने आता है तो मैं कहता हूं भाई आप पहले शोहर से दोबारा तो शादी नहीं कर सकती, तो कहते हैं मगर हलाला तो हराम है सो ये एक ऐसी गिराए उन्होंने खुद लगाई हुई है। बहुत सिंपल सी बात है, वंस यू डिवोर्स अ मैन यू कैन नॉट गेट मैरिड टू द सेम मैन, सॉरी, कहानी खत्म। आप अगली शादी करें कोई और, जब अगली शादी करेंगे उसकी डिवोर्स होगी तब देखेंगे कि पहले शोहर के साथ क्या करना है। अच्छा साहिल साहब, ये जो इज़्ज़त शम्स कुव्विरत है, इसके रास्ते में फिर क्या डिस्क्लेमर दे दूं सर, ये डिस्क्लेमर दे दूं, जब आपने तलाक लेनी हो या शादी करनी हो, हलाला करना हो या ना करना हो, जो भी करना हो, ये किसी मुफ्ती साहब से पूछे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये सोच गंदी कैसे की गई है हमारी नस्लों की, ठीक है। ये मैंने, मेरा काम था ये बताना कि दिमाग तबाह कैसे करते हैं और कौन से इदारे हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से कार फरमा है। ठीक हो गया, कॉलर ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं उस्मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मेरा क्वेश्चन है साहिल साहब से कि मैं चाहता हूँ वो ना एक हिस्टोरिकल चीज़ है, उस पर थोड़ी रोशनी डालें। मैं पूछना चाह रहा हूँ दीवार गिरिया क्या है और यहूदी इसको पकड़कर जो है वो रोते क्यों हैं। ठीक है, दीवार गिरिया दीवार गिरिया तालमुद की इजाद है सर, तौरात में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हजरत उज़ैर तक ये मामला था। एक्चुअली हजरत उज़ैर के बाद भी ये मामला नहीं था। मेरे पास कुछ सबूत हैं, कुछ ऐसे अदवार के जिसमें पर आपको पता चलेगा कि बड़ा रीसेंट इन्वेंशन है इनकी। बहरहाल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस दीवार के उस तरफ इनका टेंपल है और वो टेंपल जो है वो क्योंकि डिस्ट्रॉय हो चुका है, असल में नहीं है ये जो दीवारें गिरी है इसके उधर टेंपल नहीं है इनका। ओके, आप अगर मस्जिद अक्सा को देखें और टेंपल माउंट डोम ऑफ द रॉक को देखें, डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अक्सा, और फिर आप दीवार गिरिया को देखें, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं कि जो असली टेंपल है वो ना मस्जिद अक्सा के नीचे है ना वो डोम ऑफ द रॉक के नीचे है, वो इनके बीच में एक एलिवेशन के ऊपर है और वो होना भी जरूरी है। वो ग्रीन बड़ा उभरा हुआ एक एलिवेटेड स्पॉट है, वो असल में वो है। उसकी इंफ्रारेड की तस्वीरें भी है मेरे पास, लाइडार बोलते हैं, लाइडार की तस्वीरें भी है हमारे पास। मेरे पास मतलब ये नहीं कि किसी ने मुझे भेजी, इंटरनेट पे अवेलेबल है।
आपको पता चल जाएगा कि टेंपल उधर है असल में, ना इधर मस्जिद अक्सा के नीचे है ना डोम द रॉक के नीचे है। मगर आप दीवार गिरिया को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीवार गिरिया बनी थी क्योंकि हैरल्ड का टेंपल बनना था। हैरल्ड रोमन एम्परर था, हैरल्ड ने टेंपल बनाने के लिए बड़ा एक कंस्ट्रक्शन बेस बनाई थी।